1686 में जब अंग्रेज़ों ने हुगली को तहस नहस कर दिया और मुग़ल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, तब दोनों के बीच शत्रुता की शुरुआत हो गई। पर अंग्रेज़ों ने स्थिति को पूरी तरह गलत समझा था और मुग़लों की शक्ति को कम करके आंका था। औरंगजेब के शासन में मुग़ल साम्राज्य अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मामूली ताकत पर बहुत भारी था। युद्ध का अंत अंग्रेज़ों के लिए घातक रहा। उन्हें बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया गया और वे गंगा के मुहाने के एक द्वीप में शरण लेने के लिए बाध्य हो गए, जो बीमारियों का गढ़ था। उनकी सूरत, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम स्थित फैक्ट्रियों पर भी कब्जा हो गया और बम्बई स्थित उनके किले पर घेरा पड़ गया। यह देखकर कि अंग्रेज़ अभी भी मुग़ल शक्ति से लड़ने में समर्थ नहीं है, उन्होंने एक बार फिर झुककर दरबार में हाजिरी बजाई और प्रार्थना की कि उन्होंने जो अपराध किए हैं उन्हें क्षमा किया जाए। उन्होंने भारतीय शासकों के संरक्षण में व्यापार करने की इच्छा प्रकट की। जाहिर है कि उन्हें सबक मिल चुका था। मुग़ल सम्राट से व्यापार संबंधी छूटें लेने के लिए एक बार फिर उन्होंने चापलूसी और विनम्रता का सहारा लिया। मुग़ल अधिकारियों ने अंग्रेज़ों की बदमाशी को फ़ौरन माफ़ कर दिया। वे यह तो जान भी नहीं सकते थे कि हानिकारक दिखने वाले ये विदेशी व्यापारी एक दिन देश के लिए गंभीर खतरा बन जाएंगे। इसके बजाय उन्होंने यह मान लिया कि कंपनी के द्वारा किए जा रहे विदेशी व्यापार से भारतीय दस्तकारों और व्यापारियों को लाभ होता है और इस तरह सरकारी खजाने की आमदनी बढ़ती है। इसके अलावा ज़मीन पर कमज़ोर होने के बावजूद अंग्रेज़ समुद्रों में काफ़ी मजबूत थे और इसलिए वे ईरान, पश्चिम एशिया, उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका तथा पूर्वी एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार और जहाजरानी को पूरी तरह तहस नहस करने में समर्थ थे। इसलिए औरंगजेब ने 1,50,000 रुपये जुर्माना लेकर उन्हें फिर से व्यापार करने की छूट दे दी। वर्ष 1698 में कंपनी ने सूतानाटी, कलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली और वहाँ उन्होंने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट विलियम नाम का किला बनाया। यही गांव जल्द ही बढ़कर एक नगर बन गया जिसे अब कोलकाता कहा जाता है। वर्ष 1717 में कंपनी के सम्राट फर्रुखसियर से एक फरमान प्राप्त किया जिसमें 1691 में उन्हें प्राप्त विशेषाधिकारों को दोबारा मान्यता दी गई और उन्हें गुजरात और दक्कन तक भी बढ़ा दिया गया था। लेकिन 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल पर मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां जैसे शक्तिशाली नवाबों का शासन था। वे अंग्रेज व्यापारियों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे तथा अपने विशेषाधिकारियों के दुरुपयोग से उन्हें रोकते थे। उन्होंने अंग्रेज़ों को कलकत्ता की किलेबंदी को मजबूत बनाने और नगर पर स्वतंत्र रूप से शासन करने की छूट भी नहीं दी। कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो पूरी ना हुई, मगर उसका व्यापार पहले से बहुत अधिक बढ़ गया। भारत से इंग्लैंड में होने वाला प्रतिवर्ष आयात 1708 में करीब 5 लाख पाउंड का था, मगर 1740 तक वह 17,95,000 पाउंड हो गया। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता की अंग्रेज़ बस्तियां विकसित हो रहे नगरों का केंद्र बन गईं। बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारी और बैंकर इन नगरों की ओर आकर्षित हुए। ऐसा अंशतः इन नगरों में उपलब्ध नई व्यापारिक अवसरों के कारण था और अंशतः इस कारण कि मुग़ल साम्राज्य के बिखरने से इन नगरों के बाहर अनिश्चित और असुरक्षा की परिस्थितियां थीं। 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर 3 लाख, कलकत्ता की 2 लाख और बम्बई की 70,000 हो चुकी थी। 1600 के चार्टर में केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार कंपनी को 15 वर्षों के लिए दिया गया था। इस कंपनी का स्वरूप एक पूरी तरह बंद निगम या इजारदारी जैसा था। भारत में कंपनी की कोई फैक्ट्री एक किलाबंद क्षेत्र जैसी होती थी जिसके अंदर गोदाम, दफ्तर और कंपनी के कर्मचारियों के लिए घर होते थे। ध्यान दें कि इन फैक्ट्रियों में उत्पादन का कोई काम नहीं होता था। कंपनी के कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता था। उनकी वास्तविक आमदनी का स्रोत देश के ही अंदर का वह व्यापार था जिसकी छूट उन्हें कंपनी देती थी और इसी आमदनी के लिए ये कर्मचारी भारत में नौकरी करने के लिए बेचैन रहते थे। हाँ, भारत और यूरोप के बीच व्यापार करने का अधिकार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित था।